हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। होपफुली वो वीडियो तुम सभी ने देख ली होगी और उसके बाद ही तुम ये वीडियो देखने आए होंगे, ठीक है। और वो बच्चे जो अभी नए हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से बेटा जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके कंटेंट को और तैयारी को बूस्ट अप करने वाले हैं। और इस तरीके के कंटेंट को बेटा जी तुम्हें जरूर देखना चाहिए, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करके कमेंट सेक्शन को एकदम भर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। यदि कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और हमें उसको बैलेंस्ड करना है, तो किस तरीके से हम उसको बैलेंस करेंगे, आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं तुम्हारे सामने, है ना, स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो दोस्तों, जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही नोट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसमें हमने देखा था कि जो ये लॉ है ये कहता है कि जब भी दुनिया में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। अब ऐसा कहां से आया था ये भी मैंने तुमको बताया था, ये सारी चीजें निकल कर आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। तो यदि कोई केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आइए चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मैंने तुम्हारे सामने मान लो एग्जाम्पल लिया, मीथेन गैस जल रही है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में और बना रही है CO2 गैस और H2O, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर ऐसी क्या गलती है जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहला रही है, या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है ना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखो, अगर डाल्टन की बात सच है तो जितने एटम्स हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, देखो कार्बन एक है, एक एटम कार्बन का है, इधर भी एक एटम कार्बन का है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 हाइड्रोजन के एटम थे और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन के एटम हैं, है ना। और यहाँ 2 ही ऑक्सीजन के एटम थे और यहाँ देखो 2 और एक 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो दोस्तों, यहां से देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ 4 हाइड्रोजन के हैं और यहाँ 2 ही है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम बीच में डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। इसका मतलब हमने जरूर इस केमिकल इक्वेशन को लिखने में कोई ना कोई गलती करी है। ठीक ऐसे ही अगर तुम ध्यान से ऑक्सीजन को देखोगे तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है। क्यों भाई,
बीच में जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी, बीच में कोई ऑक्सीजन का नया एटम बन गया क्या, जो 2 से यहाँ पर 3 हो गए? ना भैया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भी होता है तो डाल्टन की कही हुई बात गलत साबित हो जाएगी। ये डाल्टन के गाल पर तमाचा है एक तरीके से, है ना? अगर ऐसी बात हो जाती है, लेकिन ऐसी बात पॉसिबल नहीं है ना? ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकलता है भैया जी? इसका मतलब निकलता है कि हमने जब ये केमिकल इक्वेशन लिखी तो इसमें कुछ कमियां छोड़ दी, है ना? कमी क्या छोड़ दी? हमने इस केमिकल इक्वेशन को क्या नहीं किया? बैलेंस नहीं किया, है ना? तो हमें इस केमिकल इक्वेशन को क्या करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना? और ऐसी केमिकल इक्वेशंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे, ऐसी केमिकल इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने लिख भी सकता हूँ बेटा जी, है ना? देखो क्या लिख सकता हूँ, दोज केमिकल इक्वेशन which do not follow law of conservation of mass, है ना? मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लेना। आर नॉन एज, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ऐसी केमिकल इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो होपफुली तुम्हें अभी तक की सारी चीज बताई हुई समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से नोटबुक में उतारो। तो दोस्तों अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एक मेथड जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के अंदर होता क्या है? इस मेथड के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हुए कि नहीं हुए, है ना? तो आइए एक बार जरा कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाता है। तो जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल है, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है ना? या फिर मैं कहूँ CH4 को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है और यहाँ पर बन रहा है CO2 और वाटर। तो दोस्तों अगर मैं अभी इस केमिकल इक्वेशन को देखूं तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। तो देखो, जैसे इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 2 हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस वाटर के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों अब तुम देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर जो है वो क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मैं ऑक्सीजन गिन लूंगा। देखो 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर है ना? देखो ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, उधर 4 है ना? तो मुझे इधर भी 4 करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैंने नंबर लगा कर देखा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड क्या हो चुका है? मेरा नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो चुका है। तो अब मैं कहूंगा कि मेरी जो ये केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आइए हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस पर लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई हैं और हमें इनको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बेटा जी हमें क्या करना है? यहाँ पर जिंक दे रखा है और HCl के साथ रिएक्ट करवा के ZnCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जरा ध्यान से देखो, इधर क्लोरीन 1 है और इधर क्लोरीन 2 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्लोरीन 2 करने पड़ेंगे, तो इधर मैं क्या कर दूंगा? HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्लोरीन 2 हो जाएंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर तुम देख सकते हो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर जो केमिकल इक्वेशन गिवन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा के अमोनिया बनाया गया है। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, इधर 2 नाइट्रोजन है जबकि इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो मुझे इधर भी 2 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो 3 टू जा 6, मतलब कि 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना। और इधर मेरे पास 2 ही है, तो 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से देखो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको जब डिसोशिएट करते हैं तो ये वाटर और ऑक्सीजन के अंदर डिसोशिएट होती है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो बेटा जी, दो तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हो। या तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है मेरे कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 टू जा 4, तो फिर इधर भी मेरे को हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टू जा 4, तो देखो इधर कितने हैं, 2 और 2 4 हो गए, है ना। तो दोनों साइड क्या हो चुके हैं मेरे, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, भैया देखो गिनो, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो एक ये और एक ये, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, इधर भी 2 थे और इधर भी 2 ही हो गए। इस तरीके से भी तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। अब तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में फोर्थ केमिकल इक्वेशन को क्या करके दिखाना है, बैलेंस करके दिखाना है ना। हमारी तीसरी भी बैलेंस हो चुकी है, तो अब तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगी बैलेंस करने में केमिकल इक्वेशन को। बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है बैलेंसिंग का, तो याद रहे कि तुम्हें इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।